नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 8 अप्रैल का दिन तमिलनाडु सरकार और इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए गवर्नर की शक्तियों को लेकर लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अलग अलग न्यूज़पेपरों ने अलग अलग हेडिंग बनाई हुए। इंडिया टुडे ने लिखा है, कैन नॉट सिट ऑन बिल, स्टॉप कोर्ट रैप्स तमिलनाडु गवर्नर, क्लियर 10 पेंडिंग बिल्स। वैसे देख पा रहे हैं केरला लीडर वेलकम सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट यन गवर्नर। वैसे ही देख पा रहे हैं तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस गवर्नर केस, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन 5 पॉइंट्स। यहाँ पे देखेंगे तो तमाम सारे न्यूज़ चैनलों के द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तमिलनाडु के गवर्नर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा 10 विधेयकों को रोक कर रखा जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ साथ गैर कानूनी और मनमाना भी है, इसीलिए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। सीएम स्टालिन ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर पूरा का पूरा अपनी प्रतिक्रिया दिया हुआ है। बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। ये बता रहे हैं कि संविधान के अनुसार गवर्नर को एक बार पारित विधेयक को दूसरी बार मंजूरी देना अनिवार्य होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे देरी भी कर रहे थे। यह फैसला न केवल तमिलनाडु बल्कि भारत के सभी राज्यों की जीत है। तो चलिए टॉपिक को एक बार फिर से हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिए तमिलनाडु सरकार और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच, यहाँ पे दोनों के बीच जो रिलेशन है देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी तनाव बढ़ रहा है, खासकर भाषा विवाद को लेके, परिसीमन को लेके। वैसे भी देखा जाए तो केंद्र में और राज्य में जब अलग अलग सरकारें होती है तो गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति देखने के लिए जरूर मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही अति हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, खासकर विधेयकों को मंजूरी देने में या फिर देरी अस्वीकृति को लेकर यहाँ पे हो गया। देखा जाए तो यह जो विवाद है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार और गवर्नर के बीच शक्तियों के टकराव का एक बड़ा एग्जाम्पल बन के सामने आया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आखिर उन्हीं राज्यों में टकराहट क्यों होती है जिन राज्यों में केंद्र की सरकार नहीं होती है। अमूमन हमें देखते हैं कि जिन राज्यों में केंद्र की सरकार होती है वहाँ पे शायद ही ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है जहाँ पे राज्य सरकार और गवर्नर एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। खैर, अब यहाँ पे तमिलनाडु सरकार अपने कार्यों को रोक के तो रख नहीं सकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु सरकार ने विधेयकों को रोके जाने के खिलाफ राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। यहाँ पे फाइनली देखेंगे तो जस्टिस जे.बी. पारदीवाल और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और गवर्नर की शक्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया। बेंच ने कहा कि ये जो विधेयक है लंबे समय से राज्यपाल के पास लंबित थे और राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं किया। राज्यपाल का 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने की कार्रवाई अवैध और मनमानी है, इसीलिए कार्रवाई को रद्द किया जाता है। इन विधेयकों को राज्यपाल के सामने पेश किए जाने की तारीख से ही मंजूरी प्राप्त माना जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे किया, क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही किया, अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि 10 विधेयक जो गवर्नर के सामने दोबारा पेश किए जाने की तारीख से ही बिल्कुल ही स्पष्ट माने जाएंगे। ये बहुत बड़ा देखा जाए ना, ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। अभी आगे और भी आएगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, बहुत ही लताड़ लगाया एक तरीके से देखा जाए गवर्नर को, तो गवर्नर को एक मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए। वो राजनीतिक विचारों के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए बल्कि संवैधानिक शपथ लेने के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये तो हो ही रहा है, बड़े मात्रा में हो रहा है। साथ ही बेंच ने राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा भी निर्धारित किया। समय सीमा के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि अगर मंजूरी रोके जाने और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित किए जाने की स्थिति में समय सीमा जो होगा अधिकतम यहाँ पे 1 मंथ होगा। 1 मंथ यहाँ पे होगा। अगर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना मंजूरी रोकी जाती है
तो विधेयक को 3 महीने के भीतर यहाँ पे वापस करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग पूरा पूरा समझिए कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये है मामला यहाँ पे नवंबर 2023 का, जिसमें तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्यपाल को 12 विधेयक भेजे गए थे। और ये सारे के सारे जो 12 विधेयक, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तमिलनाडु सरकार ऐसी कोई ऐसी कोई कानून बनाना चाह रही है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी विधेयक इसमें नहीं था। अधिकतर इसमें जो विधेयक था राज्य विश्वविद्यालय में जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है उसी से ये जुड़ा हुआ था। लेकिन ये विधेयक जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं 2020 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के लिए राज्य विधानसभा की ओर से भेजे गए थे, चूंकि कानून तभी बनेगा जब अंतिम रूप से यहाँ पे गवर्नर का साइन होगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर ने उन्हें अनिश्चित काल के लिए इंटेंशनली यहाँ पे रोक दिया था। आखिरकार जब राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में गवर्नर की निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, तो राज्यपाल ने तुरंत 2 विधेयकों को, 12 में से कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और बाकी 10 पर यहाँ पे सहमति रोक दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि विधेयक दोबारा भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट भी तमिलनाडु सरकार भी यहाँ पे हार मानने वाले नहीं है। देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे एक कानून बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, किसी से छुपा नहीं है। सोचिए कंप्लीट स्टेट है, जहाँ पे खासकर दिल्ली जैसे जगहों पे क्या हाल होता होगा, जहाँ पे लेफ्टिनेंट वगैरह करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह करते हैं। अब इसके बाद राज्य विधानसभा ने कुछ ही दिनों में विशेष सत्र में 10 विधेयकों को फिर से पारित कर दिया था और उन्हें फिर से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि वह अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के तहत प्रक्रिया का पालन कर रही थी, जो भी प्रोसेस है हम उसे पूरा कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कस के यहाँ पे गुस्साया हुआ था राज्यपाल पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तमिलनाडु की राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद भी राज्यपाल 10 विधेयकों को रोके रखना, और 28 नवंबर 2023 को याद करिए, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो फिर उस राज्यपाल ने, उस गवर्नर ने 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है पूरी तरीके से अनुच्छेद 200 के विपरीत है, ये पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से कानूनन गलत है, त्रुटिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गवर्नर द्वारा मंजूरी न दिए जाने के बाद उसे तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए, या तो विधेयक को विधानसभा को वापस करना चाहिए या इसे जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करना चाहिए, जैसा कि संविधान में बताया गया है। ऐसा नहीं कि अब याचिका दायर किया जा रहा है तो तुम जल्दी जल्दी क्या करो, इतने लंबे समय तक रखो और फिर जाके यहाँ पे राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करो। कोर्ट ने साथ साथ ये भी स्पष्ट किया, बैलेंस करने के लिए, कि गवर्नर की शक्तियों को हम लोग कमजोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर की जो सारी कार्रवाई होगी संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार ही यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 200 है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है यहाँ पे जस्टिस JB पारदीवाल है। राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करते समय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 का भी पूरी तरीके से उल्लेख किया। यह विधानसभा में पेश विधेयकों से निपटने के लिए राज्य की प्रमुख शक्ति से संबंधित है, जिसमें सामान्य नियम है यहाँ पे खासकर जो दिया गया है गवर्नर को आर्टिकल 200 के तहत, कि अपने कार्यों का पालन करते हुए मंत्री परिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह का पालन करना होता है, या फिर का पालन करना चाहिए। तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरीके से देखिए 200 का तो यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा फॉलो किया ही नहीं जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जस्टिस JB पारदीवाल ने कहा, एकदम साफ साफ सुनिए, कि पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा के लिए संविधान में राज्यपाल के लिए जगह नहीं है, ये राष्ट्रपति करता है, तुम नहीं करोगे यहाँ पे। क्योंकि जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तब गवर्नर संवैधानिक रूप से आर्टिकल 200 के तहत 3 विकल्पों में से एक को अपनाने के लिए बाध्य होता है, या स्वीकृति दो, अस्वीकार कर दो, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लो। ये नहीं कि मतलब अनडिफाइंड। सोचिए 2023 का बात है, 2020 का बात है, तब से यहाँ पे मामला पेंडिंग है, तो कोई भी गवर्नमेंट तो चिड़चिड़ा तो जाएगी ना, यहाँ पे खुद सोचने वाली बात है।
अब यहाँ पे खुद बता रहे गवर्नर किसी विधेयक पर यूं ही नहीं बैठ सकता जो लगभग 3-4 सालों से तुम बैठ गए हो, या उससे विधानसभा को वापस किए बिना स्वीकृति रोकर राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं है। जिन जिन राज्यों में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे केंद्र और राज्यों में, यहाँ पे खासकर केंद्र की सरकार नहीं है, वहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी देखने के लिए मिलता ही मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे राज्य सरकार बनाम राज्यपाल, हाल के समय में विधेयकों को मंजूरी देने में लंबे समय तक देरी जो विपक्ष शासित जो राज्य है यहाँ पे उनके राज्यपालों के खिलाफ टकराव का कारण बना ही बना है, जिसके कारण कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया गया है कि इस तरह का आचरण देखा जाए तो रोजमर्रा के प्रशासन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है। इसके पहले देखा जाए तो तमिलनाडु से पहले केरल में जो राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अभी इनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है, आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ 2 अलग अलग याचिकाएं यहाँ पे दायर की गई थी। उनमें उन पर महत्वपूर्ण विधेयकों को रोक कर रखे जाने का आरोप लगाया गया था। इसीलिए अभी ये जो वर्डिक्ट आया है, अभी देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट आया है, और स्टार्टिंग मैंने देखा है कि केरला बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। इसी तरीके से पंजाब सरकार ने भी राज्यपाल रहे बनवारी लाल पुरोहित पर 7 विधेयकों को विचाराधीन रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गई हुई थी। साल 2023 में देखेंगे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे आग से खेल रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो गवर्नर ने स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दिया था इसने, बनवारी लाल पुरोहित ने, और तर्क दिया था कि चूंकि विधानसभा का सत्र वैध नहीं है तो वह विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ही इलॉजिकल यहाँ पे लॉजिक दिया जा रहा है। उस वक्त यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, नाम ही काफ़ी है उनके लिए, उन्होंने ही अपनी टिप्पणी में कहा था कि गवर्नर राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे आपको तमाम सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल ही जाएंगे। खैर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का आप लोगों की क्या ओपिनियन है, नीचे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और भी अगर कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।